हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में मैं आपको कंप्यूटर की पूरी थ्योरी कराऊंगी जो कि सुपर टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है। किस भाषा का शब्द है कंप्यूटर? लैटिन भाषा का। और कौन सा शब्द है? कंप्यूटर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है अभिकलित, यानी कि बाहरी चीज़ों की खोज करना, तथा संगणक यानी कि गणना करना। कंप्यूटर शब्द का तात्पर्य ऐसे यंत्र से है, ऐसी मशीन से है जिसका उपयोग गणना प्रक्रिया यानी कि गिनने से संबंधित शोध, खोज, अन्वेषण, अनुसंधान यानी कि नई चीज़ों का आयोजन के जो मशीनी कार्य हैं उन कार्यों के लिए किया जाता है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के 8 शब्दों से मिलकर बना है। वो शब्द कौन कौन से हैं? कंप्यूटर, ये 8 शब्द हैं। कॉमनली यानी कि गणना करना। ऑपरेटेड, क्रियाशील रहना, कार्य करते रहना। मशीन यानी कि यांत्रिकी। प्रोसेस, प्रक्रिया, इसका मतलब कार्य के लिए ही है प्रोसेस करना, और यानी कि बढ़ाना। यूज्ड, उपयोगी, इस्तेमाल। टेक्निकल, टेक्निकल का मतलब है जो भी मतलब शब्दकोश। एजुकेशन, विस्तृत करना, फैलाना। रिसर्च, अनुसंधान। तो ये पूरी कंप्यूटर की फुल फॉर्म हो गई। तो चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर का विकास क्रम 3000 वर्ष पुराना है। कंप्यूटर का विकास क्रम कितने साल पुराना है? 3000 वर्ष। 3000 वर्ष पुराना है। सबसे पहला गणना यंत्र यानी कि गणना करने से यानी कि गिनती से संबंधित जो यंत्र था, मशीन थी, वो कौन सी थी? अबेकस। और इसका निर्माण किसने किया था? चीन ने किया था। कोई भी अबेकस का निर्माण क्यों किया गया? कोई भी बड़ी से बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन यानी कि जो गणित से संबंधित जो जोड़ है उसके लिए अबेकस का उपयोग किया गया। अबेकस का उपयोग बड़ी से बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए किया गया। पहला कंप्यूटर द इनेक, ये क्या था? ये हमारा पहला कंप्यूटर था। और इनेक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसका विकास क्यों किया गया? इसका विकास किया गया आर्मी के लिए। इनेक कंप्यूटर का विकास आर्मी के लिए। और इसके आविष्कारक कौन थे? जेपी अकार्ट और जॉन मौचली। और कब किया था? 1946 में। इसकी विशेषता क्या थी? इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगी थी और ये पहला डिजिटल कंप्यूटर था। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया गया था? प्राइवेट फार्म, इंजीनियरिंग वर्क में, रिसर्च के लिए, रिसर्च एसोसिएशन के लिए, और आईबीएम में किया गया। अब ये कंप्यूटर की पीढ़ियाँ देखिए कौन कौन सी थी। पहली पीढ़ी 1946 से 1956 तक। इस जनरेशन में क्या था? इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। और इसमें मेमोरी के तौर पर क्या था? इसमें एक पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया। पंच कार्ड एक तरीके की एक चिप थी और वो चिप बनी हुई थी सिलिकॉन से। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन से थे? एनैक और एडसेक। अब दूसरी पीढ़ी में देखिए। दूसरी पीढ़ी थी 1956 से 1963। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाने लगा। ट्रांजिस्टर क्या है? स्विच का इस्तेमाल कब किया जाने लगा? दूसरी पीढ़ी में। इसमें कोई खास काम नहीं हुआ था। तीसरी पीढ़ी देखिए 1966 से 1975 में। इस जनरेशन में आईसी का प्रयोग किया गया। इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। यह आईसी का विकास 1958 में जैक किबली ने किया। तो तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे
उसमें किसका इस्तेमाल किया जाने लगा? इंटीग्रेटेड सर्किट का। यह आईसी टेक्नोलॉजी, इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाने लगा। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया गया। इसमें किया गया था पंच कार्ड का पहली पीढ़ी में, और तीसरी पीढ़ी में किसका? चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया जाने लगा। चौथी पीढ़ी, ये जो आईसी थी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, यह तकनीकी वीएलएसआई हो गई, यानी कि इसने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली और इसका पूरा नाम हो गया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि वीएलएसआई। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रोग्रामिंग के लिए हाई लेवल भाषा का प्रयोग किया जाने लगा, और इसमें केवल एक ही सिलिकॉन चिप पर कंप्यूटर के सभी इलेक्ट्रॉनिकी, यानी कि एक सिलिकॉन की कोई चिप और उस पर कंप्यूटर के सारे इलेक्ट्रॉनिकी परिपथ लगाए जाते थे, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाने लगा। परिपथ मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिकी, यानी कि जितनी भी बिजली से चलने वाली सारे, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये हो गई चिप, और ये सब जो है बिजली से संबंधित, ये जितने भी हैं ये इस चिप पे लगाए गए। पांचवी पीढ़ी देखिए, पांचवी पीढ़ी यानी कि अब की पीढ़ी है ये आधुनिक तकनीकी। ये आईसी की है तकनीकी, यानी कि आईसी की है तकनीकी यूएलएसआई। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है, जो अधिक सरल है। अभी कौन सी पीढ़ी है? पांचवी पीढ़ी है। अब कंप्यूटर के टाइप्स देखिए कौन कौन से हैं। टेक्नोलॉजी से संबंधित, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। साइज से, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। यूज़ के लिए, जनरल कंप्यूटर, स्पेशल कंप्यूटर। जो टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर तो हैं तीन, ये एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। और इनका साइज देखोगे तो साइज के आधार पर मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। और अगर इस्तेमाल के आधार पर देखोगे तो जनरल कंप्यूटर और स्पेशल कंप्यूटर। तो सबसे पहले देखिए टेक्नोलॉजी के आधार पर। टेक्नोलॉजी के आधार पर सबसे पहला है एनालॉग कंप्यूटर। इस एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता था? ये भौतिक मात्रा को नापने का कार्य करते थे। भौतिक मात्रा को नापने का कार्य करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग इंजीनियरिंग कार्यों के क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्र में परिमाण का प्रयोग अधिक होता है। परिमाण यानी कि नाप तोल से संबंधित कार्य होते हैं। इसमें दिया गया है ना, ये भौतिक मात्रा को नापने का कार्य करते हैं। तो ये नाप तोल के लिए किसका? एनालॉग का। अब देखिए डिजिटल कंप्यूटर। यह कंप्यूटर अंकों की गणना के लिए इस्तेमाल होता था। अंकों की गणना के लिए डिजिटल कंप्यूटर, और भौतिक मात्रा को नापने के लिए एनालॉग। हाइब्रिड कंप्यूटर, ये वह कंप्यूटर हैं जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को कार्य करते हैं, यानी कि नापना और गणना करना दोनों ही। यानी कि, और इसका सही से उदाहरण मैं बताती हूँ क्या है। पेट्रोल पंप पेट्रोल को नापता भी है और उसके साथ साथ उसके मूल्य की गणना भी करता है, यानी कि वो कितने रुपए का हो गया, उसका क्या क्या प्राइस हो गया, ये भी बताता है साथ के साथ। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में दोनों चीज़ें हो रही हैं, पर मतलब उसको नाप भी रहा है और उसका मूल्य भी बता रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, यह है साइज के लिए। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते थे। बड़ी कंपनियों तथा बैंक में इनका प्रयोग होता है। कंपनियों ने मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग अधिकतर भुगतानों का ब्यौरा रखने, बिलों को भेजने, कर्मचारियों का भुगतान करने, यानी कि
कर्मचारियों की सैलरी बनाने, उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी वस्तुओं का ब्यौरा रखने इत्यादि कार्यों में किया जाता है। किसका इस्तेमाल? मेन फ्रेम कंप्यूटर का। मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो इस्तेमाल किया जाता है वो अधिकतर बड़ी बड़ी कंपनी और बैंक में, कंपनी और बैंक में बिल वगैरह बनाने, भेजने, कंप्यूटर कर्मचारियों का भुगतान करने, उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी वस्तुओं का ब्यौरा रखने के लिए किया जाता है। और उसके उदाहरण है, एक क्रे कंप्यूटर है, क्रे 1, CDS साइबर, IBM, ICL और यूनिवेक। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के कौन कौन से उदाहरण है? क्रे है, CDS है, IBM है और ICL है और यूनिवेक है। मिनी कंप्यूटर PDF-8 फर्स्ट मिनी कंप्यूटर, इसका जिसका विकास 1965 में किया गया, जिसको डैक कंपनी ने बनाया। डैक का पूरा नाम है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। ये पहला मिनी कंप्यूटर है जो कि 1965 में बना, और बनाया किसने था? डैक कंपनी ने। इसकी फुल फॉर्म है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। माइक्रो कंप्यूटर, ये आकार में छोटे होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है माइक्रो। इन कंप्यूटर का विकास 1970 के दशक में हुआ था। इन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था। इन कंप्यूटर को पीसी कहा जाता था। पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, जो कि निम्न प्रकार के हैं। अभी किस किस नाम से पुकारा जा रहा है इनको? डेस्कटॉप, लैपटॉप, पैलटॉप, नोटबुक, टैबलेट। माइक्रो कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर? डेस्कटॉप, लैपटॉप, पैलटॉप, नोटबुक और टैबलेट। जनरल पर्पस कंप्यूटर, जो यूज़ के लिए है। सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा दस्तावेज तैयार करने, उन्हें छापने, डेटाबेस तैयार करने, पत्र तैयार करने इत्यादि। ये छोटे छोटे कार्यों के लिए जो कि जनरल रेगुलर वेज में काम आते रहते हैं, वो है दस्तावेज तैयार करना, डेटाबेस तैयार करना, पत्र तैयार करने इत्यादि सामान्य कार्यों के लिए जनरल पर्पस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, इनका उपयोग विशिष्ट उद्देश्यों यानी कि बहुत ही अलग कार्यों के लिए की पूर्ति के लिए किया जाता है। और वो बड़े काम कौन कौन से हैं? जैसे अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन, यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, इंजीनियरिंग, भौतिक तथा रासायनिक विज्ञान में शोध, उपग्रह संचालन आदि क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। ये बड़े बड़े काम ही तो हैं, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान इसकी जांच के लिए, मौसम विज्ञान उपग्रह संचालन, यातायात नियंत्रण के लिए। ये छोटे मोटे तो काम है नहीं। तो छोटे कार्यों के लिए जो है वो जनरल, और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर इस कार्य के लिए इसमें प्रयोग किए गए हैं। इसमें प्रयोग किए गए संचालन आदि क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। इसमें प्रयोग के लिए सीपीयू की क्षमता अत्यधिक तेज होती है। जब इनका कार्य बड़ा है तो सीपीयू की भी क्षमता तेज होनी चाहिए, जिसका कारण विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति होता है। अब इन्हें सीपीयू की क्षमता तेज रखनी तो पड़ेगी जब कार्य विशिष्ट है। इसका कारण भी यही है, विशिष्ट उद्देश्य। तो चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, क्या क्या है? सबसे पहला स्पीड, इसकी गति। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बिजली से चलता है।
एक्यूरेसी, इसमें कोई गलती नहीं होती, गलती होती तो उसे भी बता देता है। मैथमेटिकल, गणना करता है। मेमोरी, याद रखने में तेज है। तार्किक, बहुत जल्दी अपना लॉजिक लगाता है। वर्सेटाइल यानी कि विविधता, तरह तरह के कार्य कर लो इसमें, गणना से संबंधित, खोज से संबंधित। डिसीजन मेकिंग पावर यानी कि निर्णय लेने की क्षमता, ये निर्णय बहुत जल्दी लेता है। इसे कोई भी हम इनपुट दें, हमें आउटपुट मिलेगा जल्दी। और इसकी सबसे ज़्यादा जो मेन बात है ना, वो यही है कि निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही अच्छी है। तो चलिए आगे चलते हैं। जो मेन कार्य है वो इसका यही है, डिसीजन मेकिंग पावर। अब कंप्यूटर काम कैसे करता है? डाटा होता है, वो डाटा को लेता है, डाटा लिया, प्रोसेसिंग की और इंफॉर्मेशन, सूचना दी। यह कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो दिए गए आंकड़ों यानी कि डाटा को सूचना में परिवर्तित कर देता है, यानी कि हमें उसकी सूचना दे देता है। हमने कोई भी डाटा दिया उसको, हमें उसकी वो सूचना देगा। पहले डाटा, फिर प्रोसेसिंग, फिर सूचना। बेसिक पार्ट देखिए ईडीपी का, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। इनपुट का मतलब क्या है? इनपुट का मतलब है सूचना देना। सीपीयू सूचना को लिया, प्रोसेसिंग की, डाटा को भेजा, वो डाटा को ले भी रहा है और भेज भी रहा है, ये है सीपीयू। और ये डाटा जितना भी ये कार्य होता है ना, ये इसी के अंदर होता है, इनपुट का, आउटपुट का। ये सारी प्रोसेसिंग करता है सीपीयू। और आउटपुट किसको कहते हैं? सूचना का जवाब। और सूचना का जवाब कौन दे रहा है? सीपीयू, जो प्रोसेसिंग कर रहा है। इनपुट किसको कहते हैं? जो सूचना दी जा रही है। आउटपुट, जो हमें उसका आंसर मिल रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, यानी कि हम किस किस के थ्रू डाटा को भेज सकते हैं। जो भी मानवीय निर्देश हैं, जो कंप्यूटर के समझने योग्य संकेतों को प्रवर्तित करने के लिए जिन युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, वो इनपुट युक्तियां होती हैं। जो भी हम निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, वो सब क्या है? इनपुट युक्तियां। और हम किस किस के थ्रू दे सकते हैं? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, डिजिटल टैबलेट, लाइट पेन, टच स्क्रीन, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, बीसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर। इनके थ्रू हम क्या दे सकते हैं? इनपुट। ये सभी इनपुट डिवाइस हैं, जो कि बहुत, या इसमें से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है या इनपुट डिवाइस है। तो चलिए इन्हें ठीक से देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले देखिए कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या करता है? टेक्स्ट एंट्री। हम कीबोर्ड में कुछ भी टाइप करते हैं, तो वो कीबोर्ड के थ्रू हमने उसको इनपुट कर दिया। इनपुट F1 और F12 104 की क्वालिटी होता है, किसमें? कीबोर्ड में। F1 और F12 के थ्रू 104 की क्वालिटी है। स्पेस बार सबसे बड़ी कुंजी है। ये कीबोर्ड के बारे में बताइए। F1 और F12 इसी में कुंजी होती है, कुंजी है ये। स्पेस बार जो है ये सबसे बड़ी कुंजी है, स्पेस बार वाला बटन सबसे बड़ी कुंजी है।
कुछ कुंजी कंट्रोल और शिफ्ट को एक साथ दबाने से ही काम करती है, इन्हें संयोजन कुंजी कहते हैं। जो कंट्रोल का बटन होता है और शिफ्ट एक साथ दबा दें तो हमें और कोई कुंजी दबाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें उसके थ्रू कई कार्य किए जा सकते हैं। कंट्रोल का बटन और एक शिफ्ट का बटन एक साथ दबाने से हमारा काम हो जाता है, यानी कि हम इनपुट कर देते हैं। तो उन कुंजियों को कहा गया जाता है संयोजन कुंजी। एक बटन ऐसा है, हमने एक बार दबाने पर ऑन और दोबारा उसी दबाने पर ऑफ हो जाता है, उन्हें टॉगल की कहते हैं। यानी कि उसी बटन को पहले दबाएंगे तो ऑन और उसे दबाएंगे तो ऑफ। वो कौन सी की कहलाएंगे? टॉगल की। और वो टॉगल की है कौन कौन सी? कैप्स लॉक, नंबर लॉक, स्क्रॉल की। कैप्स लॉक, नंबर लॉक और स्क्रॉल की कौन कौन सी, ये कौन सी की है? टॉगल की। माउस, इसे पोएटिक डिवाइस भी कहा जाता है। माउस को पोएटिक डिवाइस भी कहा जाता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है मैकेनिकल माउस और दूसरा ऑप्शनल माउस, तीसरा वायरलेस माउस। माउस कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। और माउस में बटन कितने होते हैं? 3 ही बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन और एक स्क्रॉल वाला बीच में होता है, जिससे हम स्क्रीन को ऊपर नीचे करते हैं। तो माउस में कुल कितने बटन? 3, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल जो कि बीच में बटन होता है। चलिए आगे चलते हैं। वर्तमान में ऑप्शनल माउस का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। कौन से माउस का? ऑप्शनल माउस का। अब देखते हैं स्कैनर। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस। इससे हम सूचना एवं डाटा को कंप्यूटर के अंदर सीधा इनपुट कर सकते हैं स्कैन के द्वारा। अधिकांश डॉक्यूमेंट या फाइल जो हम स्टोर करते हैं वह 2 रूपों में स्टोर होता है, पीडीएफ और जेपीईजी। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। और जेपीईजी की जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। स्कैनर A3 और A4 पेज साइड वाले स्कैनर को फ्लैट बेड स्कैनर कहते हैं। जो A3 और A4 साइज वाला पेज जो लेता है वो स्कैनर कौन सा कहलाता है? फ्लैट बेड स्कैनर। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस क्या पूछा जाएगा, एक स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस, और पीडीएफ की फुल फॉर्म और जेपीईजी की फुल फॉर्म ये पूछी जा सकती है। बाकी इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा इतना खास, यही से यही क्वेश्चन बन सकते हैं। बड़े कागज़ जो स्कैन करने होते हैं वो किससे होते हैं? पोर्टेबल स्कैनर से। किससे? पोर्टेबल। बड़े कागज़ के लिए स्कैन करने वाले स्कैनर को पोर्टेबल स्कैनर कहते हैं। अब है इसमें वेब कैमरा। फोटो स्कैन करके स्कैनर पर दिखाई देती है। फोटो स्कैन किया और फोटो कहाँ पर दिखाई दी? स्कैनर पर। यानी कि फोटो स्कैन किया, इनपुट दिया और दिखाई दे गई स्कैनर पर, क्या हो गया? आउटपुट हो गया। तो वेब कैमरा क्या है? फोटोज। वेब कैमरा है इनपुट। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक का इस्तेमाल कंप्यूटर में खेल खेलने के समय प्रयोग किया जाता है, जिसे विभिन्न दिशाओं में घुमा सकते हैं। इनके जॉयस्टिक जो है जब हम उसे घुमाएंगे तो हम उसे क्या कर रहे हैं? इनपुट दे रहे हैं, तभी तो हमें वो उसकी स्क्रीन पे घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि हमें स्क्रीन पे आउटपुट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जॉयस्टिक क्या है? कंप्यूटर में खेल खेलने के समय जो प्रयोग किया जाता है और विभिन्न विभिन्न दिशाओं में घुमा सकते हैं। बीसीआर, बार कोड रीडर।
बार कोड रीडर, बार कोड है क्या? जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो ऐसे ऐसे करके एक बार कोड बना रहता है, यूं 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 बने रहते हैं, उसमें ऐसा डिजाइन सा, एक दो कुछ कुछ नंबर लिखे होते हैं, सब कंपनी के अलग अलग बार कोड होते हैं। तो क्या करा हमने, फोन से उसकी पिक ली, हमने क्या भेजा, इनपुट बार कोड रीडर, और हमें फिर उस वो जिस कंपनी का प्रोडक्ट है उसके बारे में हमें सारी जानकारी मिल जाती है। तो वो क्या हो गया, आउटपुट। तो बीसीआर क्या है, बारकोड रीडर। यह विभिन्न वस्तुओं की पैकिंग पर रहता है, इस पर वस्तु से संबंधित सभी जानकारी होती है। एमआईसीआर, एमआईसीआर क्या है, यह है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। चैट पर विशेष चुंबकीय स्याही द्वारा कैरेक्टर छापे जाते हैं। इसका प्रयोग बैंक में अधिक संख्या में चेक को जांचने के लिए किया जाता है। जो चेक होता है ना, उस पे एक चेक है, ये गलत लिखा हुआ है चैट, इस पे है यहाँ पे चेक। चेक पर विशेष चुंबकीय साइन द्वारा करैक्टर छापे जाते हैं, यानी कि चेक पर कुछ लिखा जाता है। इसका प्रयोग बैंक में अधिक संख्या में चेक को जांचने, जब ज़्यादा ज़्यादा चेक हो जाते हैं तो उन्हें जांचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, एमआईसीआर का। ओएमआर, ओएमआर का तो मतलब पता ही होगा आपको, ऑप्टिकल मार्क रीडर। यानी ये हमारा जो हम जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें ये ऑप्शन होते हैं ABCD। उस मशीन में हम क्या लगाते हैं, यानी कि हमने जो OMR सीट है उसको लगाते हैं, तो वो जांच करता है उसकी। यानी कि हम उसे इनपुट दिया OMR सीट और हमें आउटपुट मिला, यानी कि नंबर कितने हैं ये सब आउटपुट, यही आउटपुट है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर ABCD एक इनको जांच करने के लिए केवल ये इसी चीज़ की जांच कर सकता है बस, और कोई जांच नहीं। इसकी एक अलग मशीन है OMR, प्रतियोगी परीक्षाओं को केवल। QR, क्विक रिस्पॉन्स कोड, इससे हम सीधे वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। माइक्रोफोन, आवाज़ रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में भेज सकते हैं, यानी कि आवाज़ रिकॉर्ड की, इनपुट डाला और वो कंप्यूटर में गई वो। लाइट पेन, लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई चित्र या आकृति के निर्माण करने के लिए किया जाता है। ये भी किस में है, इनपुट में। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, इसकी सहायता से हम कंप्यूटर के डेटा को बोलकर इनपुट करा सकते हैं। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU का कार्य दिए गए डेटा को प्रोसेस करके उसमें आउटपुट के रूप में सूचना या परिणाम प्राप्त करना होता है। CPU की फुल फॉर्म पूछी जाएगी। CPU का कार्य दिए गए डाटा को प्रोसेस करके उससे आउटपुट के रूप में सूचना या परिणाम प्राप्त करना होता है। CPU के 3 भाग होते हैं। एक होता है CU, CPU के कितने भाग हैं, CU, ALU और रजिस्टर। कितने भाग हैं CPU के, CPU के हैं 3 भाग, CU, ALU और हो गया रजिस्टर। अब किस में क्या कार्य होता है ये बताऊंगी। कंट्रोल यूनिट, कंप्यूटर की आंतरिक क्रियाओं को संगठित करके उन्हें नियंत्रित करता है। जो हमने उसको डाटा भेजा है उनको पहले संगठित करेगा, मतलब उतना ही जवाब देगा जितना उसको भेजा गया है। फिर उसके पश्चात ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट,
ये क्या है? मेमोरी। मेमोरी में आदान प्रदान करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में सभी प्रकार के गणना संबंधित कार्य करती है। यानी कि जितनी भी मैथ से संबंधित, गिनती से संबंधित कैलकुलेशन होती है वो किस में होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि गणना से संबंधित कार्य कहाँ होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। और एएलयू कंट्रोल यूनिट से डाटा प्राप्त करके उन्हें क्रियान्वित करता है, यानी कि कार्य करता है। तत्पश्चात डाटा तथा निर्देशों को सूचना के रूप में मेमोरी में भेज देता है। एएलयू क्या करता है? डाटा प्राप्त करता है, कार्य करता है और उसके बाद डाटा तथा निर्देशों को सूचना के रूप में मेमोरी में भेज देता है। रजिस्टर, यह एक प्रकार की अति सूक्ष्म मेमोरी है। ये बहुत ही छोटी सी मेमोरी है। विश्व में सर्वाधिक सीपीयू निर्माण करने वाली कंपनी कौन सी है? इंटेल। जो सबसे ज़्यादा सीपीयू बनाती है वो कौन सी कंपनी है? इंटेल। और वर्तमान में काम आने वाले सीपीयू कौन कौन से हैं जो अभी आ रहे हैं, सब उन पे कार्य कर रहे हैं, वो कौन कौन से हैं? i3, i4, i5, i7। अब देखिए आउटपुट। कंप्यूटर द्वारा जो परिणाम दिए जाते हैं उन्हें आउटपुट कहते हैं। यानी कि जो परिणाम हमें मिला, जो सूचना मिली, उन्हें हम आउटपुट कहते हैं। और ये किस किस तरीके से हो सकते हैं? ये हार्ड कॉपी आउटपुट हो सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट हो सकते हैं। जो हार्ड कॉपी आउटपुट हैं वो प्रिंट होती हैं, जो स्थायी होती हैं। यानी कि प्रिंट करके दे दिया, उनका एक प्रिंट में वो स्थायी हो गया। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट मॉनिटर पर दिख गया कि हाँ ये आउटपुट, जो कि है अस्थायी। जो स्थायी है वो कॉपी पे है, हार्ड कॉपी प्रिंट द्वारा प्रिंट हो गया हार्ड कॉपी, और जो मॉनिटर पे दिख गया वो अस्थायी। जो स्थायी है वो हार्ड कॉपी पे है, जो अस्थायी है वो मॉनिटर पे है। अब मॉनिटर क्या है? मॉनिटर इसे वीडियो भी कहते हैं, जो कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसकी फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर पर अंकित अति सूक्ष्म बिंदुओं को मॉनिटर पर कुछ छोटे छोटे बिंदु होते हैं, क्या कहते हैं? मॉनिटर, अगर क्वेश्चन आ जाए कि मॉनिटर पर अति सूक्ष्म बिंदुओं को क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है पिक्सल। और इन्हीं पिक्सल के द्वारा क्या होता है? पिक्चर का निर्माण, जो हम उस पर पिक्चर देखते हैं ना, जो भी फोटो दिखाई देती है, वो पिक्सल के द्वारा उसका निर्माण होता है। इसे एक कोने से दूसरे कोने तक नापते हैं। और पिक्सल की जो संख्या है उनको क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं उनको? पिक्सल की संख्या को रिजोल्यूशन। पिक्सल की संख्या को रिजोल्यूशन बोलते हैं। मॉनिटर होते कितने प्रकार के हैं? एक होता है सीआरटी, एलसीडी और एलईडी। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी की फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। इसमें क्या होता है? इसमें वैक्यूम ट्यूब लगे होते हैं। एलसीडी ये होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इस मॉनिटर में दो कांच की मध्य एक तरल पदार्थ भरा जाता है, जिसमें पिक्चर निर्माण होता है। लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां, मोबाइल की स्क्रीन आदि। एलसीडी क्या है? इसमें पिक्चर निर्माण होता है और इसमें मध्य एक तरल पदार्थ भरा जाता है जिसमें पिक्चर निर्माण होता है। और ये कौन कौन से हैं एलसीडी के? लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां, मोबाइल की स्क्रीन आदि।
इसमें क्या होता है, एक ही समय में एक ही व्यक्ति काम करता है एलसीडी पर। और एलईडी में लाइट इमिटिंग डियोड, ये भी मॉनिटर है, इसमें प्रकाश का उत्सर्जन किया जाता था। वर्तमान में सर्वाधिक उपयोग होती है क्या, एलईडी। एलईडी उपयोग होती है वर्तमान में। वर्तमान में जो सर्वाधिक प्रयोग होता है वो कौन सा मॉनिटर है, एलईडी। इसमें प्रकाश का उत्सर्जन किया जाता है। अब देखिए प्रिंटर। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट, दूसरा इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा है नॉन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करता है, कागज को स्पर्श करता है, जैसे टाइप राइटिंग मशीन। जब भी हम टाइपिंग करते हैं तो कागज को टाइप राइटिंग मशीन में पेपर लगाते हैं ऊपर, फिर टाइप करते जाते हैं। वो क्या करता है, कागज को टच करता है, तभी तो उस पर प्रिंट होता रहता है। अगर टच ना करे तो प्रिंट कहाँ से हो जाएगा। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, कागज को स्पर्श करता है, जैसे टाइप राइटिंग मशीन। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, इसके द्वारा कागज को टच नहीं किया जा सकता। इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार, ये कैरेक्टर प्रिंट करता है, एक बार में एक अक्षर को प्रिंट करता है। यानी कि हमने एक अक्षर लिखा, जैसे हम लिख रहे हैं आज, तो हम पहले ए का बटन दबाएंगे, फिर आ वाला दबाएंगे, फिर जय, आज। तो हम एक बार में एक अक्षर को प्रिंट करते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। और ये कौन कौन से प्रिंटर हैं, एक तो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा है डेजी व्हील प्रिंटर। ये कुछ प्रिंटर के नाम हैं। और ये कौन से, इम्पैक्ट प्रिंटर के, ये कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं। और दूसरा है लाइन प्रिंटर, एक बार में पूरे लाइन को प्रिंट करता है। उसको चैन प्रिंटर भी कहते हैं और ब्रांड प्रिंटर भी कहते हैं। इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि चैन प्रिंटर में कौन सा प्रिंटर है, तो वो है इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन सा है, इम्पैक्ट। तो लाइन प्रिंटर में एक बार में पूरी लाइन को प्रिंट करता है, चैन प्रिंटर भी बोलते हैं और ब्रांड प्रिंटर भी। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये वे प्रिंटर हैं जिन जो आवाज़ नहीं करते। जो इम्पैक्ट प्रिंटर था वो तो आवाज़ करता था, उसमें आवाज़ होती है बहुत ज़्यादा, जब प्रिंट करते हैं अक्षरों को तो पेपर लगा के बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या, आवाज़ नहीं होती। और ये वो प्रिंटर है जो प्रिंटिंग करते समय आवाज़ नहीं करते। ये दो प्रकार के होते हैं, इंकजेट प्रिंटर, इंक से, दूसरा है लेज़र प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में स्याही के चार नोजल होते हैं, यानी कि चार नोजल बने होते हैं इसमें, जिसमें कौन कौन सी स्याही होती है, लाल, नीली, लाल, पीली और काली। नीला, लाल, पीला और काला, इसलिए इसको काइम्क प्रिंटर भी कहते हैं। इंकजेट प्रिंटर में स्याही डलती है, नीली, लाल, पीला, काला, इसको काइमिक प्रिंटर भी कहते हैं। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी 300 dpi, यानी कि 300 डॉट पर इंक होती है। लेज़र प्रिंटर, इसका प्रयोग कब हुआ, 1970 के दशक में, तब से इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी कितनी है, 300 से 600 dpi तक होती है, यानी कि 300 से 600 dpi डॉट पर इंक, जो सर्वश्रेष्ठ होती है। इसकी गति को ppm से मापा जाता है। लेज़र प्रिंटर की जो गति है उसको किससे मापा जाता है, ppm से मापा जाता है। यह लेज़र किरणों सिद्धांत पर आधारित है, लेज़र किरणें सिद्धांत पर आधारित है। पहला लेज़र प्रिंटर का आविष्कार कब हुआ था, जेरोक्स में 1969 में। और अनुसंधानकर्ता कौन थे, किसने आविष्कार किया, गैरी स्टॉर्क वेदर द्वारा किया गया पहला लेज़र प्रिंटर, गैरी स्टॉर्क वेदर द्वारा। प्लोटर,
प्लॉटर क्या है? इसमें चित्र या ग्राफ को प्रिंट किया जाता है, जो थर्ड पेराइटी भी कर सकते हैं। इसके द्वारा बैनर, पोस्टर आदि को प्रिंट किया जाता है। जब भी किसी पोस्टर को प्रिंट करना हो तो किसकी जरूरत पड़ेगी? प्लॉटर की। इसमें बैनर भी हो सकते हैं और पोस्टर भी। जो बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े बैनर होते हैं ना, वो प्लॉटर के द्वारा प्लॉटर में चित्र या ग्राफ को प्रिंट किया जाता है। और इसमें क्या क्या होते हैं प्रिंट? बैनर और पोस्टर। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ड्रम पेन प्लॉटर, दूसरा होता है फ्लैट बेड प्लॉटर। अब देखिए क्या है मेमोरी। मेमोरी में क्या होता है? यह क्या है? कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट है। इसमें डाटा प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं, स्टोर करके रखे जाते हैं। इसमें नापने के आधार पर कई यूनिट हैं, जैसे बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। इसमें सबसे छोटी यूनिट जो है वो बाइट है और सबसे बड़ी यूनिट टेराबाइट है। मेमोरी में कौन कौन सी, मेमोरी में क्या है? यूनिट्स हैं। यूनिट्स क्या है? बाइट, किलोबाइट। और इसमें होता क्या है? स्टोरेज यूनिट है। इसमें डाटा प्रोग्राम को स्टोर करके रखा जाता है। मेमोरी दो प्रकार की होती हैं, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी कितने प्रकार की? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी है, इसी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है। और ये कितने प्रकार की होती है? रैम और रोम। रैम में क्या होता है? पहले तो रैम की फुल फॉर्म देखिए। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे कंप्यूटर के प्रमुख मेमोरी भी कहा जाता है। इसे कौन सी मेमोरी कहा जाता है? कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी। और ये अस्थाई मेमोरी होती है। यह वेप्टाइल मेमोरी भी कहलाती है। ये सेमी कंडीशनर और फ्लिप टॉप से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर? सेमी कंडीशनर और फ्लिप टॉप से। रैम को अस्थाई मेमोरी भी कहते हैं और प्रमुख मेमोरी भी कहते हैं, और ये वेप्टाइल मेमोरी भी कहलाती है। और बनी हुई किससे होती है? सेमी कंडीशनर और फ्लिप टॉप से। अब देखिए रोम। रैम भी दो प्रकार की हैं, एक एसआरएम और एक डीआरएम। एसआरएम और डीआरएम कितने प्रकार की है? रैम दो प्रकार की, एसआरएम और डीआरएम। अब देखिए रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसको कहा गया है रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या क्या होते हैं? प्रोम, ई रोम और ई प्रोम। रोम में क्या क्या है? प्रोम, ई रोम और ई प्रोम। प्रोम प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल रोम और इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ये तीनों किस में आते हैं? रीड ओनली मेमोरी में। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइड, इसे
एक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। ये कंप्यूटर का भाग नहीं होती, इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। ये स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। डाटा को एक्सेस करने की गति प्राइमरी मेमोरी से धीमी होती है। इसके डाटा को जो एक्सेस करता है उसकी गति प्राइमरी मेमोरी से थोड़ी धीमी है, किसकी? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की। अब देखिए फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क आकार में 5.25 इंच की होती है। इसकी कार्य क्षमता जो होती है 1.2 MB, जिसे मिनी फ्लॉपी भी कहते हैं, अथवा 3.2 इंच कार्य क्षमता। जो 5.25 इंच कार्य करती है उसकी तो कितनी मेमोरी होती है? उसकी कार्य क्षमता होती है 1.2 MB। और जो है 3.5 इंच की, उसकी क्षमता होती है 1.44 MB की। और इसी को माइक्रो फ्लॉपी कहा जाता है, इसे मिनी फ्लॉपी कहा जाता है। तो फ्लॉपी डिस्क के बारे में इतना ही। आकार में इंच में होती है। जो 5.25 इंच की होती है वो 1.2 MB की होती है, और जो 3.5 इंच की होती है वो 1.44 MB की होती है। जो 1.2 की होती है उसे मिनी फ्लॉपी, और जो 1.44 MB की होती है वो माइक्रो फ्लॉपी। सीडी। सीडी क्या है? ये कॉम्पैक्ट डिस्क है, उसकी क्षमता होती है 700 MB। डीवीडी, ये डिजिटल वर्सेटाइल वीडियो डिस्क है, जो कि 4.1 GB की होती है। हार्ड डिस्क, इसकी क्षमता जो है सर्वाधिक होती है। हार्ड डिस्क की क्षमता कैसी होती है? सर्वाधिक। वर्तमान में 2 TB तक के हार्ड डिस्क उपलब्ध है, और टेराबाइट सबसे बड़ा होता है। 2 TB की हार्ड डिस्क उपलब्ध है वर्तमान में। यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी पोर्ट पर हम जब भी कुछ लगाते हैं तो सीपीयू पढ़ ही लेता है। यूएसबी पोर्ट पर जब हम कुछ भी लगाते हैं तो सीपीयू पढ़ लेता है उसे। यूएसबी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि प्लग एंड प्ले इंटरफेस होता है। ये एक प्लग का कार्य होता है। जो भी हम जब भी लगाएंगे तो एक आइकन बना आ जाएगा। इसकी मदद से कंप्यूटर को दूसरे डिवाइसेस और पेरिफेरल के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करता है। प्लग एंड प्ले इंटरफेस, प्लग एंड प्ले इंटरफेस होता है। कंप्यूटर को दूसरे डिवाइसेस और पेरिफेरल के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करता है। कंप्यूटर केवल 0 या 1 की भाषा समझता है। कंप्यूटर किसकी भाषा समझता है? 0 या 1 की भाषा समझता है। वह जानकारी किसमें? बाइनरी के रूप में सेव होगी। कंप्यूटर पर यदि हम कोई भी कुंजी दबाते हैं वो 0 या 1 के रूप में सेव होती है। और 1 बाइट का क्या होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। कंप्यूटर क्या करता है? 0 या 1 की भाषा समझता है। और ये किस भाषा में सेव होती है? बाइनरी के रूप में। और यदि हम कोई कुंजी दबाते हैं तो वह 0 या 1 के रूप में ही सेव होती है। अब ये यूनिट्स देखिए। 1 बिट, 4 बिट 1 निबल के बराबर। 8 बिट, इसमें 1 बाइट्स है। 1000 बाइट्स 1 किलो बाइट्स। 1024 किलो बाइट 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट। या 1 गीगाबाइट 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट। 1024 टेराबाइट 1 पेंटाइड। 1024 पेडाबाइट 1 एक्साबाइट। 1 एक्साबाइट 1 जेटाबाइट। 1 जेटाबाइट 1 योटाबाइट। ये योटा है। योटाबाइट, YB।
तो ये सभी यूनिट्स हैं। या फिर इनको ऐसे भी बोला जा सकता है कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, तो 1000 बाइट्स होते हैं। 1 मेगाबाइट्स में 1 किलोबाइट्स होते हैं, 1024 किलोबाइट्स होते हैं। इनको ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। जो व्यवहारिक रूप से सबसे बड़ा होता है वो होता है टेराबाइट। टेराबाइट इनमें सबसे बड़ा व्यवहारिक रूप से टेराबाइट। अब देखिए हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भौतिक भाग जिसकी मदद से पूरा कंप्यूटर बनता है। सरल शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि इस मशीन के जिस भाग को हम छू सकते हैं, जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, वो सभी हार्डवेयर है। कंप्यूटर में दिखाई देने वाला स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू सभी हार्डवेयर के उदाहरण हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा में लिए गए निर्देश। जो कंप्यूटर के अंदर जो भी निर्देश, यानी कि जो डिजिट हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, ये जिसके अनुसार कंप्यूटर दिए गए डाटा को प्रोसेसिंग कर वांछित रिजल्ट प्रदान करता है, वो क्या है? सॉफ्टवेयर। और जो चीज़ हम छू सकते हैं, जैसे मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है, ये सभी क्या हैं? ये सभी हार्डवेयर हैं। जिन्हें हम छू नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर हैं। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का वह समूह जो कि कंप्यूटर के भौतिक भागों तथा अन्य सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है। प्रोग्रामों का एक समूह होता है जो कंप्यूटर के जो भौतिक भाग हैं उनको नियंत्रित करता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का संचालन नहीं किया जा सकता। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसके बिना जो एप्लीकेशन, जो हमारी एप्लीकेशन होती है, उसको उसका संचालन नहीं कर सकते। ये कंप्यूटर तंत्र का एक अत्यावश्यक अंग होते हैं। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी नियंत्रित करता है, अतः सिस्टम सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आधार कहते हैं। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आधार कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रत्येक कंप्यूटर को ऑपरेटिंग की आवश्यकता होती है, इसके बिना कंप्यूटर को प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। जो यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। जब तक हम उसे चलाएंगे नहीं, ऑपरेट नहीं करेंगे, तब तक वो चलेगा भी नहीं। तो यूज़र और कंप्यूटर के बीच, जो उसको यूज़ करता है कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का काम करते हैं। इंटरफेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये वो प्रोग्राम होते हैं जिनका इस्तेमाल यूज़र अपने डेली रूटीन के कार्य में करता है। जो यूज़र होता है, जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, वो अपने डेली रूटीन के कार्य में क्या करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल। और वो कौन कौन से हैं? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर और ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ये एक नॉर्मल सी चीज़ के लिए, मतलब डेली रूटीन में हम इनका इस्तेमाल करते ही करते हैं। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जो कि सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर है, जैसे कि स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, नोटपैड, वर्डपैड आदि। मतलब इनको इस्तेमाल करना एक सामान्य सी बात है। पावर पॉइंट, नोटपैड, वर्डपैड आदि। इसको जर्नल कार्यों के लिए, सामान्य उद्देश्य के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, अब कुछ कंप्यूटर से संबंधित कुछ फुल फॉर्म है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर क्या होता है कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म्स भी पूछ ली जाती हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए उन्हें देखते हैं। AMR ऑडियो मॉडराइजर। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट। GB गीगाबाइट। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। IC इंटीग्रेटेड सर्किट। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन MAT I, ये O की जगह I होगा।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, JPEG, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, किलोबाइट, KB, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। इनको ना कोड में भी पूछा जा सकता है। LAN, मैन और वैन, इन्हें कोड में लगाओ तो ये ऐसे ही लगेंगे। इनकी फुल फॉर्म भी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, MMU मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, MPG मोशन पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डोज, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BSR बारकोड रीडर, BPI बाइट्स पर इंच, BPS बीट्स पर सेकेंड, PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क, PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पॉप पॉइंट ऑफ प्रेजेंट, रैंडम रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, VPA WPA वायरलेस प्रोटोकॉल, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, XHTML एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वायरस विटेल इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर सीज। तो ये सभी फुल फॉर्म जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको सभी को याद करना होगा और ये सभी इम्पोर्टेंट ही हैं। मैंने ये ज़्यादातर इम्पोर्टेंट सी निकाली हैं। इससे अलग आप याद कर पाओ तो वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, थ्योरी इतनी ही। इसके बाद मॉक टेस्ट हो जाएगा और आपका पूरा कंप्यूटर कवर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक्स भी। ओके, थैंक यू सो मच।